अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इनोवेशन एक्सपो के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर सबको आपको वेलकम। पाकिस्तान इनोवेशन एक्सपो 10, 11, 12 जून को कराची सेंटर में होने जा रही है और उसके कंसेक्यूटिव सेशंस जो कि वेबिनार का सिलसिला थ्रू आउट द मंथ कंटिन्यू है हमारा और जून के अंदर भी जारी रहेगा। आज का एक और सेशन हमारा रोल ऑफ एकेडमिया इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो एकेडमिक सेक्टर है हमारा, एजुकेशन सेक्टर है और स्किल सेट इदारे हैं, वो एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर या डेवलपमेंट को डेवलप करने में। तो हमारे साथ इसी हमारे जो आज के स्पीकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पायोनियर हैं अपनी फील्ड के अंदर और इसका बहुत लीडिंग इदारों के अंदर जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे इंजीनियर सैयद रिजवान अली, जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी कराची इंक्यूबेशन सेंटर, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को हेड कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे IBCAD से मोहम्मद तलहा, जो कि मैनेजर हैं इंक्यूबेशन। और उसके अलावा रिजवान साहब के बोले कि अगर बात की जाए, रिजवान साहब डिफरेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडीज के साथ काम करते रहे हैं। वो खुद भी उनका एक अपना पर्सोना है जो कि वो फॉरेन इन्वायरमेंट में काम कर चुके हैं और रह चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जो कि IBA कराची मैनेजर बिजनेस इंक्यूबेशन जो है, वो एक यंग डायनामिक पर्सनालिटी हैं और उसके अलावा वो भी लीडिंग वेरिएंट्स और टेक और बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक जाना माना नाम है। सो विदाउट डिलेइंग फर्दर हम अपने आज के स्पीकर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? रिजवान साहब। Ji Walaikum Assalam, and thank you very much for calling us here in this session. And the bright sunny day today is, I hope so, everything will be great. Thank you. ओके, पहला आप बताइएगा, हाउ आर यू एंड हाउ इज एवरीथिंग? First of all, thank you, Kashif and the team, Pakistan Robe Nation, and especially Rizwan Saab as well for connecting us. Alhamdulillah, I'm fine, and I hope that you people are also doing great. Okay. Yes. So nice of you, and we are welcome. We are excited to welcome you all at Pakistan Innovation Expo. Going to have that 10, 11, 12 June in Expo Center Karachi. So let's begin our session. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ एकेडमिया इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। क्योंकि हमारा जो पर्टिकुलर थीम इवेंट का है वो रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, AI, क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 को डेवलप कर रहे हैं। तो हम विदाउट फर्दर डिले हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं और अपना हमारा पहला क्वेश्चन बात करेंगे कि इंक्यूबेशन सेंटर्स किस तरह से एक ब्रिज बिल्डिंग का रोल प्ले कर रहे हैं बिटवीन एकेडमिया और एकेडमिक सेक्टर्स को इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज्वाइन करने के लिए, और किस तरह से वो आइडियाज और एंटरप्रेन्योर्स के जो थॉट प्रोसेसिंग है इंडस्ट्रियल बिजनेस को इंक्यूबेट करने में इफेक्टिव है पाकिस्तान के अंदर। तो रिजवान साहब, आपका मैं इस पर इनपुट लेना चाहूंगा सबसे पहले। रिजवान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, सबसे पहले देखिए जी, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं एकेडमिया की, स्टार्टअप्स के हवाले से, बिकॉज नॉट दीज डेज थिंग्स इज चेंज टू मच due to the new emerging technologies. So in the universities, we do have a startup. They're working on the robotics, they're working on the AI, they're working on the different sectors, and as well as because this is the need of era, because change is the only constant एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट कि उसको हम बेहतर बना सके। जहाँ तक एकेडमिया है, देखिए एकेडमिया में तो इनोवेशन ही की बात की जाती है, न्यू कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, और जो उनकी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर वी आर वर्किंग फॉर दी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। हम स्टार्टअप की बात करें तो देखें जी, स्टार्टअप्स अगर स्पेसिफिकली बहरिया यूनिवर्सिटी कराची की या इस्लामाबाद भी हो, तो हमारे पास डिफरेंट सेक्टर के स्टार्टअप्स हैं जो कि इस वक्त AI पे भी काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ा इस वक्त हमारे पास जो कल्चर आ गया है वो आ गया है एक ऑटोमेशन का। ठीक है जी, ऑटोमेशन के ऊपर दुनिया जा रही है, जिसको हम इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। अब तो इंडस्ट्री 4.5 की इस वक्त बातें हो रही हैं कि भाई किस तरह से आएगा, और इस वक्त हम रीह्यूमन या ऑटोमेशन में चले जाएंगे कि खुद ब खुद चीज़ें ऑटोमेटेड हो रही होंगी। उसके साथ साथ मैं बात करूंगा रोबोटाइजेशन की कि किस तरह से इस वक्त हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है उसके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो हमारी इस वक्त गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जितनी नई गाड़ियाँ आजकल आप देख रहे हैं, जो ब्रांड्स आई हुई हैं, प्रोटोन हो गया, MG हो गया, मुख्तलिफ आप देख लें, वो सारी उनकी यहाँ पर मेकिंग हो रही है। और उनकी अगर आप चेक करें तो सारी ऑटोमेशन के ऊपर है, और रोबोटाइजेशन की वजह से है कि रोबोट्स
जो उन गाड़ियों को फिक्स कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है आपके पास जो एक सबसे बड़ा इस वक्त आप स्टार्टअप्स में देखेंगे, जो कि हम कैड और कैम की बात करते हैं, यानी कि आपका 3D प्रिंटर, क्योंकि इस वक्त 3D प्रिंटर से इस वक्त बहुत सारे इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस पे स्टार्टअप्स हुए हैं, काम किया है, जिसके अंदर बायोनिक्स का एक बड़ा बड़ा नाम है इसी हवाले से, जो इस पे काम कर रहा है 3D प्रिंटर्स के ऊपर। फिर उसके अलावा जो है मुख्तलिफ और भी स्टार्टअप सामने नज़र आए हैं कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा आपके पास इस वक्त जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IoT, ठीक, इसके ऊपर भी बहुत सारे इस पर काम हो रहे हैं, और ये भी एक पार्ट है, समझ लें ये सारा जो है इमर्जिंग फील्ड ऑटोमेशन का, कि किस तरह से आप बैठे हैं आपने, यानी कि स्टार्टअप इतनी सारी एप्लीकेशंस बन गई हैं कि आपके घर का टीवी, फ्रिज, पूरा आपके घर का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो आपके इस पे, कि हाँ भाई लाइट घर पे हो नहीं, बंद कर दो, अच्छा भाई बच्चे सो रहे हैं, कहीं लाइट बाहर खुली हुई है, ओके जी बंद कर दिया, ओके लाइट को खोल दें, तो एवरीथिंग इज ऑन योर मोबाइल। ठीक, तो ये हमारे पास इस वक्त IoT की डिफरेंट एप्लीकेशंस आ रही हैं कि जिसके अंदर आप बहुत सारे काम इस वक्त कर सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा जो है बहुत सारे इस वक्त स्टार्टअप इस पर काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर इसके ऊपर भी। और इसके अलावा जो FYP है, क्योंकि इस वक्त हमारा मैंडेट यही है कि वॉट एवर वी आर डूइंग इट हैज़ टू बी कमर्शलाइज, सो जिसकी वजह से जो हमारे फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं FYPs के, तो वो भी हम इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम करा रहे हैं। तो ये मैंने एक थोड़ा सा आपको जेस्चर दिया कि ये है क्या, खैर इसमें भी बहुत कुछ और कहने को है, लेकिन हमने अपने हिसाब से बताया कि हम बेसिकली यहाँ पे क्या डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे अभी एक बच्चा आजकल आपने देखा होगा, हमजा उसका नाम है, हमारे फाइनल ईयर का स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तकरीबन शायद ही कोई मीडिया उसने छोड़ा ना हो, तमाम जगह पर उसके ऊपर कवरेज की गई कि उसने एक बेसिकली डिटेक्टर डिवाइस बनाई है। अगेन इट्स पार्ट ऑफ ऑटोमेशन की, जिसके अंदर जितने भी जो लोग नाबीना हैं, ब्लाइंड्स हैं, उनके लिए कि वो गले में पहन लें, पहन के आप जाएं। तो वो क्या कर रहा है, ऐसी एप्लीकेशंस पहले ही बनी है, मोबाइल में ही बनी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए कि इसमें किसी को असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होगी, कि वो एक सर्टेन डिस्टेंस से आपको डायरेक्शन भी बताएगा, आपको जो ऑब्स्टिकल आपके सामने आ रहा है बताएगा। और ये सिस्टम पहले भी बन चुके हैं, लेकिन चूंकि ये एक वर्किंग मॉडल में है, तो इसीलिए इसको हमारे मीडिया ने भी बहुत कवरेज दी। तो और ये अभी हमारा 8 सेमेस्टर में, और ये इसका फाइनल प्रोजेक्ट भी है। थैंक यू। ओके, नहीं, इट्स वेरी गुड अगर ये हमारे लोकल लेवल पे काम हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज के ऊपर, ऑगमेंटेड रियलिटीज के ऊपर और उसके अलावा इस तरह की इनोवेशंस पे काम हो रहा है रोज। हम थोड़ा सा अर्ली अडॉप्टर तो नहीं, लेकिन हम बहुत ज्यादा ओवर ड्यू अडॉप्टर्स हैं टेक्नोलॉजी के। तो लेकिन वी हैव टू फोकस कि अगर हमारे यहाँ पे लोकल लेवल के ऊपर इस तरह की डेवलपमेंट और इंक्यूबेशन स्टैंडर्ड के ऊपर ये वाला काम हो रहा है, तो हम लोग बहुत आगे की तरफ का सोचना शुरू हो गए। सो इट्स अ गुड पर्सपेक्टिव इन दैट सिनेरियो। सो तला, मैं आपकी तरफ करूंगा कहीं कि आप जो हमारा क्वेश्चन था, इफ यू वांट मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ कि हम ये जानना चाह रहे थे कि व्हाट्स पर्सपेक्टिव, हाउ इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड जैसे आप लोगों का CDA, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज और अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करता है इन ब्रिजिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एकेडमिक सेक्टर। Yeah, so I will continue with the points like Rizwan Saab has just mentioned. So incubation center का जो main purpose है, it's basically like the bridge between the academia and the industry as well. ये incubation center is basically supporting हमारे पास जो startup ideas हैं, इसके अलावा business ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, यानी ideation, pre-ideation phase, आइडिएशन फेज, उसके बाद कुछ ऐसे भी स्टार्टअप्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो इस आइडिएशन फेज से आगे जाके उनके पास कोई प्रोडक्ट उन्होंने बना लिया, कोई प्रोटोटाइप है, कोई मिनिमल वायबल प्रोडक्ट है, अब वो जिसे शोकेस कर सकते हैं, बट दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मार्केट इट, फाइंड इट डिफिकल्ट टू कमर्शलाइज इट, फाइंड इट डिफिकल्ट टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। सो उस फेज पे भी हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट भी बना लिया, कुछ उन्होंने सेलिंग भी कर ली है, लेकिन अब वो ग्रोथ का उनको मसला आता है, क्योंकि फ्रेंड्स एंड फैमिली नेटवर्क में जो कुछ वो सेल कर सकते थे और उनकी जितनी हेल्प ले सकते थे, दे हैव टेकन दैट हेल्प एंड दे हैव सोल्ड दैट प्रोडक्ट टू इन देयर इनर सर्कल। बट अब उनको ग्रोथ का मसला आता है, क्योंकि और खास तौर पे जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये इशू बहुत ज्यादा होता है। I would like to highlight our program as I just mentioned in the start of this introduction as well, कि हमारा एक प्रोग्राम IBA में हम रन करते हैं, IBA CED साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के नाम से।
ये बेसिकली 3 to 4 मंथ्स का वीकेंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम हम ऑफर करते हैं, और इसमें कराची की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है साइंस, टेक्नोलॉजी और आईटी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें तकरीबन 15 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और वीकेंड पे हम उनको सिर्फ बुलाते हैं। अच्छा, इसमें ऐसे स्टूडेंट्स जिनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यानी FYP है, उसको वो प्रोजेक्ट उनका होता है, वो सिर्फ मेनली ये होता है कि 2 कोर्स के इक्विवेलेंट उनको ग्रेड्स मिल जाते हैं, और द पर्पस ऑफ स्टूडेंट्स इज कि वो ग्रेड ले लें और अपना कोई प्रोजेक्ट बना दें। लेकिन हम इस प्रोग्राम के थ्रू ये करते हैं कि उनको एक तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, और उसके साथ साथ जो बिजनेस एजुकेशन है, क्योंकि दिस थिंग वी हैव नोटिस, ये हमने तकरीबन इस तरह के प्रोग्राम जो है ये हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं, वी हैव नोटिस कि ये मैनेजमेंट स्किल्स और बिजनेस स्किल्स और लाइफ स्किल्स और ये जो है ना वो समहाउ मिसिंग होती हैं, जो इंजीनियरिंग के, साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये एक फ्लेवर दिया जाता है। और साथ साथ उनको ये हम अपने इस प्रोग्राम में करते हैं कि ग्रुप्स की फॉर्म में, यानी 3 to 4 स्टूडेंट्स मिलके, वो जो भी उनका FYP है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं अपने FYP पर भी काम कर सकते हैं, अगर एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऐसा प्रोडक्ट बनाए और उसको कमर्शलाइज भी करें। सो इसमें काफी अच्छे हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो दाऊ यूनिवर्सिटी के, NAD के, इवन बहरी यूनिवर्सिटी के भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास, और कराची यूनिवर्सिटी के काफी स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम जब ये नया प्रोग्राम न्यू बैचेस का सून विल बी लॉन्चिंग इंशाल्लाह, फिर हम आपको उसमें इनवाइट भी करेंगे। अच्छा, साथ में मैं आपको थोड़ा सा इंक्यूबेशन के पर्सपेक्टिव से भी बता दूं कि हमारे IBA CD इंक्यूबेशन में, IBA बीइंग बिजनेस इंस्टीट्यूट, बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे सेंटर में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम हमारे सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में हम बिजनेस एजुकेशन के साथ साथ वी आर ओपन फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। तो इसमें ऐसे हमारे इंक्यूबेटीज भी हैं जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, और यू वुड बी सरप्राइज कि उसमें नॉन CS और नॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी हैं जो कि डाटा साइंस और हाईली जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स हैं उसके अंदर काम करें। हमारे IBA के एक स्टूडेंट नोमान खालिद उनका नाम है, तो उनकी कंपनी है लव फॉर डाटा के नाम से। लव फॉर डाटा इज लाइक द वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग artificial intelligence and database science company which is operating in Pakistan, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, नोमान खालिद जो है इनके CEO, इनके साथ और भी को-फाउंडर्स हैं, वो एक IBA की स्टूडेंट और भी हैं मायरा, तो और साथ में इनके एक तजम्मुल इनके को-फाउंडर हैं। नोमान खालिद ने सेल्फ लर्निंग के प्रोसेस से, उनको टेक्नोलॉजिकल सेवी तो थे, उनको शौक था, बट बिजनेस एजुकेशन का बैकग्राउंड था, और बिजनेस एजुकेशन ही थी, BBA एंड MBA फ्रॉम IBA, लेकिन सेल्फ लर्निंग यूट्यूब से, कोर्सेज से, मेंटोरशिप से और अपने करके उन्होंने ये काम स्टार्ट किया आज से 4 से 5 साल पहले। और राइट नाउ उनकी जो है तकरीबन 100+ मेंबर्स की टीम है, जो कि बहरिया कॉम्प्लेक्स यही कराची में जो है उनका पूरा एक फ्लोर उनके पास है। सो ये कोविड-19 के अंदर जो बैकग्राउंड पे हम देख रहे थे, जो स्टैट्स थे, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने क्लोजली काम भी किया, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के जो टूल्स हैं उसको यूज करके उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हेल्प भी की। दे आर प्रोवाइडिंग ह्यूज अपॉर्चुनिटीज टू यूथ ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि इमर्जिंग फील्ड है, अब उनसे हमारी बात भी होती है तो ये बताते हैं कि दे फाइंड इट समहाउ डिफिकल्ट कि जो अच्छी रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इमर्जिंग फील्ड है, लेकिन इसके साथ साथ वो ऐसे लोग वो अपने पास हायर भी करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। उनके पास लोकल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं जिसपे वो काम करें, बैंक्स के हैं, सर्विसेज सेक्टर के हैं, टेलीकॉम सेक्टर के हैं, इस तरह के। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो फील्ड है, जिस तरह से रोबोटिक्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डाटा साइंस की, डाटा इंजीनियरिंग, ये वो इमर्जिंग फील्ड्स हैं, स्टेम एजुकेशन, जिसके अंदर काफी स्कोप है और अच्छा काम हो रहा है, और हम भी अपने इंक्यूबेशन सेंटर में ऐसे आइडियाज को वेलकम करते हैं। मैं आपको एक और स्टार्टअप का यहाँ पर, हमारे एक और स्टार्टअप है गेम पार्क स्टूडियोज के नाम से। ये बेसिकली गेम्स भी डेवलप करते हैं और साथ साथ ग्राफिकल मोशन के अंदर भी जो है ये इस तरह के कार्टून्स और इस तरह की चीजें इन्होंने डेवलप की हैं, जिससे ये खुद भी अर्निंग भी इनको करते हैं। देखिए, 2 तरह के बेसिकली मॉडल हैं मेनली जो स्टार्टअप्स हैं, या वो फ्रीलांसिंग की साइड पर हैं, सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, या फिर कोई इस तरह का वो प्रोडक्ट बना लेते हैं जिससे सब्सक्रिप्शन बेस्ड चार्जेस, और उनको जो है ना इस तरह से कॉन्टिन्यूअल बेसिस के ऊपर इनकम आती रहती है, रेवेन्यूज की फॉर्म में, सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में। तो अगर कोई इस गेम पार्क स्टूडियोज ने कुछ इस तरह के इंटरेक्टिव गेम्स डेवलप किए कि जिसकी वजह से उनके जो सब्सक्राइबर्स बढ़े और उस सब्सक्रिप्शन की वजह से उनको कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे
उसके रेवेन्यूज वो अर्न कर रहे हैं। साथ साथ ये क्योंकि गेम डेवलपमेंट की जहां तक बात है, ये पाकिस्तान में चंद ही इस तरह के जो मतलब आप कह लें कि लोग हैं जो इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं। तो जो इस तरह के स्टार्टअप हैं, अब गेम पार्क स्टूडियोज हैं, वी इनकरेज देम एज वेल। वो हमारे पास रहे तकरीबन 18 मंथ्स यहाँ पर उन्होंने IBA CD इंक्यूबेशन में। अब साथ साथ उन्होंने अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड कर दिया है। वो गेम डेवलपमेंट के साथ साथ और डिफरेंट भी जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जो है उन्होंने, जैसे वेब डेवलपमेंट में भी हैं और साथ साथ ग्राफिकल मोशन में और दूसरी चीजों के अंदर भी वो आ गए हैं। तो और भी कुछ स्टार्टअप्स हैं, मैं इंशाल्लाह जैसे अभी नेक्स्ट फेज में इंशाल्लाह मैं आपको एक दो और स्टार्टअप्स की भी आपको बात बताता हूँ, थोड़ा सा आइडियाज उसमें हम जो कर रहे हैं वो काम वो शेयर करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय। इट्स वेरी इंक्लूसिव अप्रोच है आप लोगों का जो इंस्टीट्यूट है, और मैं समझता हूँ कि सारे इंक्यूबेशन सेंटर तकरीबन जो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली कराची में जो काम कर रहे हैं, सब ऑल वॉक ऑफ लाइफ स्टूडेंट्स को जो है डिफरेंट आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट स्किल सेट्स को वेलकम करते हैं। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है आपके इदारे की। और अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे एक और क्वेश्चन की तरफ। मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारी जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत आप एक कह लें कि कंजेशन एनवायरनमेंट होती है जब वो पढ़ता हुआ आता है, क्योंकि वी हैव द लीस्ट मिडिल क्लास सेक्टर जहाँ से बच्चे आते हैं, अपब्रिंग होते हैं, तो उनको इतनी एनवायरनमेंट बहुत नीश एनवायरनमेंट नहीं मिलती। तो उस एनवायरनमेंट के कंजेशन के साथ होते हुए वो जब हमारे यहाँ इन चीज पे आते हैं, तो टेक्नोलॉजी एंड इटसेल्फ एजुकेशन भी थोड़ा सा अब आजकल क्योंकि लेटेस्ट वे ऑफ है तो उसमें कमर्शियलाइजेशन भी है और फिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या बेयर ओनली स्पेस होना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी तनतना कोई भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स उनको भी पर्टिकुलर फंडिंग दी जाती है, लेकिन वो ऑब्वियसली बात है कि एक्सपेंसेस भी हैं और उसके अलावा एकोमोडेशन है जो बच्चे अगर उस पर इंक्यूबेट करना चाहें तो उसके सारे जो प्रोजेक्ट वगैरह उसके वाले सब क्या समझते हैं कि ये कंजेशन या ये बेयर आप लोगों के लिए एज इदारा आप लोग अपने पर्सपेक्टिव में बताएं कि कितना मुश्किल होता है और कितना क्रूशियल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू गाइस हैव मोर थिंग्स टू डू और हमारी आप लोग थिंक टैंक का काम कर रहे हैं, तो इसके पर्सपेक्टिव में मुझे बताएं। जी माशाल्लाह, आपने जो है बहुत अच्छा एक पॉइंट हाईलाइट किया है, बिकॉज स्पेशली फॉर द एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए, राइट, क्योंकि एक आम बच्चा जो है वो कैसे कर रहा होगा, तो ये एक बिल्कुल एक फैक्ट है। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट लेवल की, कि उसके अंदर जो है वो काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, क्योंकि मैं खुद इस वक्त जो है इग्नाइट की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है इसका ये इदारा है, और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी टेलीकॉम इसको हेड करता है, जिसके अंदर आपके पास इग्नाइट आता है। ठीक है, तो इग्नाइट बेसिकली करता ये है कि पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटियों को, तमाम चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, उसमें 70,000 रुपए तक की वो कहता है कि आपने कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो AI हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, आपकी यू जस्ट नेम इट, इवन चाहे आप कोई ऑटोमेशन पे जा रहे हो, इंडस्ट्री 4.0 पे हो, 5 का आप सोच रहे हो, either it is just the research project that you get to know what would be the consequences of the using that kind of project. They will give you 80,000. In that 80,000, it is 70,000 for your equipment, what you are going to use in it, and the 10,000 is miscellaneous, that if you are going with by your own conveyance, if you are printing something, so you can claim 80,000 rupees each project, right? So ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा एक काम है, उसकी फंडिंग आती है। यस, इसमें बस ये होता है कि इसकी जो पैसे हैं वो एक एक साल बाद आते हैं, अदरवाइज पैसे आते हैं स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो कि पास आउट हो चुके होते हैं। तो वो अल्लाह करे ये लोग प्रोसेस थोड़ा उसमें ये बेहतर कर दें तो ये चीज़ जो है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक, उसके अलावा क्या होता है कि इन्होंने ये वो स्कीम हो गई, फिर इसके अलावा इन्होंने यस के नाम से स्कीम निकाली थी, बेसिकली कामयाब जवान की। ठीक है, एक आम बच्चे के लिए। उसमें इन्होंने क्या किया था, यूनिवर्सिटीज ने अपने प्रपोजल दिए, प्रपोजल देने के बाद यूनिवर्सिटीज को एक्सेप्ट हुए प्रोग्राम, अगेन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे थे। ठीक है, उन्होंने उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का अलग से एक सेगमेंट रखा था
इवन आपकी CV राइटिंग, हाउ टू अपेयर इन इंटरव्यू, आपके सॉफ्ट स्किल्स, ये तमाम चीजों का इन्होंने उसमें पैकेज रखा था, लेकिन अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, AI, रोबोटिक्स, IoT एंड सो मेनी थिंग एल्स। तो उसके अंदर इन्होंने लोगों को इक्विपमेंट भी दिया है, काम भी किया है बच्चों ने उसके ऊपर, कुछ उससे प्रोडक्ट्स भी निकली हैं, जो कि अभी जो पिछले इसी साल के आई थिंक सॉरी लास्ट ईयर के एंड के अंदर नवंबर पे जो इन्होंने इसकी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी की थी कामयाब जवान की तरफ से, और इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स उसमें आए थे वो इन्होंने इसको इनिशिएट किए थे। ठीक, ये तो मैं इस वक्त दो काम कर रहा हूँ जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है। एक आम बच्चे के लिए जो इंक्यूबेशन में भी हो, कहीं भी नहीं हो, एक यूनिवर्सिटी का आम बच्चा है तो वो इस तरह से फैसिलिटेट हो सकता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे सेक्टर्स की तरफ। इस वक्त फाइनल ईयर के ऊपर कोई भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फंडिंग नहीं है, कोई ऐसा फंडिंग नहीं है। स्टार्टअप्स के लिए तो फंडिंग मिल जाती है, लेकिन एक आम बच्चे की हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअली, उसके लिए कोई फंडिंग नहीं है सिवाय इन दो फंडिंग्स के। उसके अलावा ये सिर्फ एक है वो, लेकिन वो फी का है, जिसको इन्होंने अगेन कामयाब जवान के अंदर दे दिया है, जो कि इन्होंने उनकी स्कॉलरशिप फी के हवाले से, इट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन वो फी के हवाले से कि गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्सिटियां भी सपोर्ट करती हैं इस तरह से। तो ये इस वक्त बॉडीज हैं जिसकी वजह से जो है वो इस वक्त काम हो रहा होता है और लोग काम कर रहे हैं। और चूंकि मैं इस वक्त कराची कैंपस के अंदर जो इग्नाइट है इसका फोकल पर्सन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इसके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे होते हैं। तो ये किस तरह से है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इग्नाइट जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा, क्योंकि वो एक वाहिद इदारा है और बहुत जमाने से कायम है। तो वो इस पर्सपेक्टिव में इंक्यूबेशन सेंटर्स को एकेडमिक और स्टूडेंट्स की एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है। और हमें अपनी इकोनॉमिकल क्राइसिस और जो हमारी कंडीशन उसके बावजूद इन वेरी मिनिमम रिसोर्सेज हम इस चीज को अगर एक इदारा फैसिलिटेट कर रहा है तो वी शुड एप्रिशिएट इट। अच्छा, तला साहब आपका पर्सपेक्टिव इस पे जानना चाहूंगा। जी, अच्छा, रिजवान साहब ने जैसे बात की है, मैं इसमें थोड़ा सा और भी ऐड ऑन करूंगा कि नेफ्टेक जो है वो भी एक इदारा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को फंड करके स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा है। एक तो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जैसे HEC है, वो पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उसको रेगुलेट करने के इज अ बॉडी, और नेफ्टेक इज अ बॉडी विच रेगुलेट्स वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बेसिकली। सो उसमें नेफ्टेक के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट टेक्निकल कोर्सेज जो है, ट्रेनिंग जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स उनको ऑफर किए जा रहे हैं, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और यूनिवर्सिटीज जो है, डिफरेंट पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर भी एक तो हाईली जो टेक्निकल कोर्सेज, इंडस्ट्रियल ड्रिवन जो चीजें, फॉर एग्जांपल मशीनरी से रिलेटेड और ऑटोमाइजेशन से रिलेटेड और इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उससे रिलेटेड जो है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के जो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हैं, उनको ऑफर किए जा रहे हैं। साथ साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, जैसे IBA में भी हमारा एक सेंटर है, CICT, सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, CICT। उसमें ये जो IT से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, जैसे डेटा साइंस की यानी एलिमेंट्री एजुकेशन है, और इस तरह के जो वेब डेवलपमेंट है, तो इस तरह की जो इमर्जिंग आप कह लें या प्री इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड जो है स्टूडेंट्स को उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जा रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से नेफ्टेक और इस अच्छी फंडिंग के थ्रू स्टूडेंट्स को मतलब उनके अप स्किल किया जा रहा है। और उसमें ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद इन बड़े इदारों में डायरेक्टली इस तरह से उनकी अप्रोच ना हो पाती, लेकिन इन कोर्सेज के थ्रू वो IBA और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो है वो इन सर्टिफिकेट कोर्सेज के थ्रू उनकी विदाउट रिटन टेस्ट एंट्री हो जाती है। यानी बेसिकली वो इंटरव्यू की बेस के ऊपर या कुछ केसेस में टेस्ट भी वो देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनके लिए हर्डल नहीं होती। अगर पैशन है, कुछ उनमें ड्राइव है, वो टेक्निकल स्किल उनके पास है, तो दे बिकम पार्ट ऑफ सच कोर्सेज। अच्छा, इंपॉर्टेंट जैसे अब आपने कहा, एक तो चीज ये कि चीजें हो रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट आ रही है, इंक्यूबेशन सेंटर्स भी काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज भी काम कर रही हैं। यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो लोग ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं उसका यानी उसको ट्रेस करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को गेज करने के लिए भी कुछ इस तरह के मैकेनिज्म दो उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन
हमें और थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। यानी 100 स्टूडेंट्स अगर एक बैच में आते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उन 100 स्टूडेंट्स में से ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि वो सारे के सारे ही जो है वो हम कहें कि 100 के 100 अच्छी कंपनीज के अंदर या वो जाकर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। हो सकता है उनमें से बहुत सारे जो है, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन में काम कर रहे हैं, अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर दें, कोई स्टार्टअप कर दें, कोई फ्रीलांसिंग की तरफ चले जाएं, किसी एसएमई के अंदर एमएसएमई में काम करना स्टार्ट कर दें, कोई टास्क बेस्ड वर्क है वो स्टार्ट कर दें। और लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उनको एंगेज रखा जाए समहाउ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इदारे, वो इंस्टीट्यूट जहां से वो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वहीं पर कोई इस तरह का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। आई एम श्योर है भी, मौजूद भी है, लेकिन शायद उसको और थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है, ताकि उसमें एक तो उन स्टूडेंट्स को भी पता हो कि अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है और गवर्नमेंट का और हमारी जो पैसा लग रहा है उनके ऊपर, तो उन साथ साथ उनको अप स्किल करने के लिए इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो चलती भी रहें। तो हम IBA-CD में जो हमारे डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्सेज हम ऑफर करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो हमने इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो स्टूडेंट्स हैं और वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हम कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो आई एम श्योर डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो है वो भी इस तरह से करें, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसमें ट्रैकिंग का और जो उनके इम्पैक्ट का उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की मजीद जरूरत है। बिल्कुल सही है। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और आइडिया के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आती है उसको राइट वे में पेश करना तो इंक्यूबेशन सेंटर बता देते हैं, बट स्टूडेंट्स के लिए ये जो आपने पॉइंट रेज किया बहुत इफेक्टिव है कि हमें इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि वेस्ट के अंदर हम उसके ऊपर एक बहुत इवैल्यूएटेड प्रोसेस है, बहुत क्रूशियल है, लेकिन बेस्ड ऑन दैट इम्पैक्ट वो मॉडल बहुत एक्सेप्टेबल है और उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है कि हम सिग्निफिकेंट अप्रोच कोई भी आइडिया पे इन्वेस्ट करने से पहले। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो अगर हम ये तो गवर्नमेंट स्टेक है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो थोड़ा सा इसके ऊपर रिलक्टेंट होता है टू इन्वेस्ट इन द आइडियाज ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या स्टार्टअप्स हो गए, क्योंकि हमारी अगर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ आए, वी हैव अ वेरी बिग जॉइंट्स, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाते हैं, वहां पे ड्राइव करते हैं, अपने न्यू ब्रांच ऑफ बैचेस लाते हैं और अपना वो आइडिया पूरा सेटअप करते हैं। तो एक न्यू टर्म जिस तरह से एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर एक न्यू टर्म डेवलप हो रही है वेस्ट के अंदर, तो बहुत इफेक्टिव है। पाकिस्तान के अंदर भी अब समहाउ इसके ऊपर बात होना शुरू हो गई है। तो रेदर टू पॉइंट आउट कि हम जॉब प्लेसमेंट की तरफ जाएं, वी बिलीव कि हमारी यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स मतलब अपने और सेक्शंस और सब सेक्टर्स को टेक्नोलॉजी का बेस करते हुए स्टूडेंट्स को और जगह अकोमोडेट कर सकते हैं विद देयर आइडिया, बाय इन्वेस्टिंग इन देयर आइडिया। तो इससे होगा ये कि गवर्नमेंट के ऊपर भी जो हमारा एक बोझ है वो थोड़ा सा कम होगा और एक बहुत ज्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट बन सकेगी। तो मैं ये समझता हूँ, आप लोग इसके ऊपर मुझे अपना इनपुट दें कि प्राइवेट सेक्टर्स को किस तरह से एंगेज किया जाए और उन लोगों का प्रॉमिसिंग एक वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए हमारे, या उसके अलावा एक ग्रुप उनकी आइडेंटिटी वो किस तरह से डेवलप किया जाए कि वो हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट करें। तो मैं इस पर रिजवान साहब आपका इनपुट लेना चाहूंगा। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम, दोबारा बोलिएगा, वो आपकी आवाज थोड़ी कट गई। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि हम ये जो बेनिफिट्स ऑफ इंटरेस्ट की बात हम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होती है बहुत सारी चीजों में और वो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को दोनों को साथ लेके चल रही होती है। तो इस कंजेशन के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारे प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या उनकी तरफ से जो प्रोग्राम है, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, टेक जॉइंट्स हो गए या कॉर्पोरेट सेक्टर हो गए, उनका इंटरेस्ट लेवल जो है वो हमारे स्टार्टअप्स को लेके या हमारी जो आप कहें कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स या स्टार्टअप्स या in any way आप कहें जो स्किल सेट है अदर देन द डिग्री प्रोग्राम एंड दैट सर्टिफिकेशन और स्किल सेट है, जैसे अभी कल साहब ने बात की स्किल सेट के ऊपर, तो उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट लेवल प्राइवेट सेक्टर का बहुत कम है। तो हम उसको किस तरह से ग्रैब कर सकते हैं? इन दैट पर्सपेक्टिव आई वांट टू आस्क योर इनपुट। जी वालेकुम सलाम, एंड बिल्कुल the question you have highlighted, that's very true, that how the VCs and the local funders, they are looking at these startups. Well, as far as in the Pakistan, if you go and check the registered VCs, you can count on your fingers, right? And most of them, they are looking for the growth perspective. If you're gonna say that if it is a student, he has just started his journey, maybe 1 year and the 2 years, and after that, they might think that, okay, it is a time that they need to get some fun. So unfortunately, sorry to say, nobody is here to fund single penny.
or you can say all these kind of startups which you have seen from the last 5 years, they have been funded. So you can see every one of them, they are foreign qualified, they have international exposure, and they have worked into many different multiple organizations, they have worked on it. तो जिसकी वजह से खैर वो जितनी भी फंडिंग मिल रही है वो एक खास क्लास को मिल रही है। मैं अगर आम बच्चे की एक बात करूं तो वीसीज का अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो इस वक्त लेवल नहीं हुआ है कि जिसके अंदर वो यूनिवर्सिटी बेस्ड स्टार्टअप को फंड करे, क्योंकि वो हमेशा बेसिकली देखते ही हैं कि कौन सा ऐसा हमारे पास स्टार्टअप है जो कि ऑलरेडी पैसे कमा रहा हो, जिसको हम चलता घोड़ा बोलते हैं कि मीन्स दे आर रनिंग अ बिजनेस, बट उस पर हम पैसे लगाए तो वो हमें रिफंड भी वापस करेगा और उसमें कुछ इक्विटी भी देगा। जबकि इसके बरक्स होता क्या है, जो हम दूसरे मुल्कों की बात करें वहाँ स्टार्टअप को जो इनिशियल लेवल के होते हैं, दे गॉट फंडेड, आइदर दे गॉट फेल, डजंट मीन दैट, लेकिन उनको चलाने के लिए एक स्पेसिफिकली फंड बनाते हैं कि अगर उनमें से कोई एक चल गया, देखें अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं करती तो आज ये जो गूगल जो दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है ये सब फ्लॉप हो जाती, क्योंकि उनका तो ये एक पीएचडी का थीसिस था कि जिस पे उन्होंने एक सर्च इंजन रेप्लिका बनाना था याहू की तरह, सिर्फ एआई के एल्गोरिदम यूज करके कि जिस चीज को जितना सर्च किया जाए वो लिस्ट में टॉप पे आ जाए, ये उनका काम था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने उनको सपोर्ट किया, उनसे इक्विटी का उस पर साइन करवा लिया कि 2% आप जो भी आपका प्रॉफिट होगा हम देंगे, और उनको कैरी फॉरवर्ड किया। इस तरह की कई यूनिवर्सिटियों ने किए होंगे, क्योंकि होता यही है कि अगर आप 100 करेंगे लेकिन उसमें से एक या दो कंपनियां ऐसे निकलेंगी कि जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज आराम से बैठ के यूनिवर्सिटीज को यानी कि फी की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए आप यूरोप के अंदर जो मॉडल देख लें, क्या वजह है कि यूरोप में फीस नहीं है, उसकी मेजर वजह यही है कि वहां पर चीजें कमर्शलाइज हो रही होती हैं, चाहे वो पेटेंट की फॉर्म में हो चाहे वो स्टार्टअप की फॉर्म में हो, और वो हेल्प करते हैं। हेल्प करके हाँ, अब यहाँ पे मैं ये चाहूंगा अपने इदारों से और गवर्नमेंट से कि ये इसके ऊपर थोड़ा काम करें, और काम करके ठीक है कामयाब जवान के अंदर इन्होंने फंडिंग दी है, यानी कि उसके अंदर अलग से भी, लेकिन थोड़ी बड़ी फंडिंग हो कि जिसपे स्टार्टअप काम करें और इनको पता हो कि ये फेल भी होगी, और उसमें से अगर एक दो चलेंगे तो उसकी बकायदा प्रॉपर इक्विटी हो, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक वो जो इक्विटी का जो मामला है वो अभी तक मामला ही है, मतलब इक्विटी है लेकिन ना होने के बराबर। जितने ये तला भी बैठे हैं यहाँ पर हमारे पास आईबीएस है, चाहे आप जितने बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स देख लें, चैलेंज भी देख लें, तो इक्विटी है लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ लोग इक्विटी दे पे बिलीव ही नहीं करते। तो ये एक सारा सिनेरियो है जिसकी वजह से वो जो है ये एक मसला बेसिकली दरपेश होता है। थैंक यू। चलो योर इनपुट ऑन इट। जी, सो जैसे रिजवान साहब ने कहा तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। सिचुएशन इज कि राइट नाउ अभी अगर मैं अपने इंक्यूबेटर की आपको बात बताऊं, हमारे इंक्यूबेटर में अराउंड वी आर लाइक 50 स्टार्टअप्स ओब्लिक फ्रीलांसर्स ओब्लिक कंपनीज, ये मिक्स है। सो ज्यादातर जो अभी हमारे यूथ है उनका जो फोकस है वो है फ्रीलांसिंग की तरफ। अब इसकी कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं। वी सर्च फॉर सच प्रोडक्ट्स, वी सर्च फॉर सच इनोवेटिव आइडियाज कि इस तरह के प्रोडक्ट्स, इस तरह के आइडियाज, क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर में जो मेन पर्पस अगर प्रोडक्ट बेस्ड कोई स्टार्टअप होगा तो उसमें ग्रोथ के, स्केलेबिलिटी के, फंडिंग के, जैसे आप बात करें, या फिर ट्रैक्शन के, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ उसके पास होगा। अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे अभी आप रोबोटिक्स की बात करें और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें, लेकिन समहाउ सिचुएशन इस तरह की है अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें कि हमारी जो यूथ है उनको इंस्टेंट मनी जो है अपने आप को सस्टेन करने के लिए चाहिए ताकि वो अपने एजुकेशन एक्सपेंसेस को अपने आप को सपोर्ट कर सकें। तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की एक चीज है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि अब हम गवर्नमेंट की और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें जो नौजवानों को सपोर्ट कर सकें, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि जो नौजवान है, जो यूथ है, अगर वो अपने प्रोडक्ट पर इस तरह के कुछ स्टार्टअप्स हैं, मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक साहब आए, उन्होंने फाइनेंशियल फिनटेक से रिलेटेड बहुत शानदार उनके पास एक प्रोजेक्ट आइडिया था कि एलसीज जो होती हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट एलसीज होती हैं, एलसीज बनती हैं, तो वो जबरदस्त उसको ऑटोमाइजेशन करने का एक आइडिया था। क्योंकि अभी जितना भी हमारा बैंकिंग सेक्टर है
मेजॉरिटी वो जो है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, यानी माल जाता है और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो एलसीज जो है वो मैन्युअली ही बन रही होती हैं बैंक्स में, मतलब उसको करना पड़ता है। तो ऑटोमाइज करने के लिए क्या जितनी भी पार्टीज हैं, यानी एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, बैंक्स, रेगुलेटरी बॉडी, सबको एक चैनल के ऊपर ला के, एक बड़ा अच्छा आइडिया था उनका। लेकिन वो समहाउ मैंने जैसा आपको बताया ना, अब वो साहब जो है जिनका मैं डिस्क्लोज नहीं करता उनका, लेकिन वो डिफिकल्टी उनको ये आए तो वो प्रोडक्ट को लेके, लेकिन उन्होंने कहा कि सर अब इसमें तो पैसों का और चीजों का, फैमिली इश्यूज, तो कहने का मकसद ये है कि वो जैसे रिजवान साहब ने बात की, सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट भी बनाते हैं और अगर आपको सामने नजर आ रहा है, देखिए अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो उसे कौन परचेज करेगा, उसे कौन बाय करेगा, अगर फंडिंग की बात आती है कौन फंड करेगा, और फंडिंग होती है तो कितने अरसे तक आप उन फंड्स की बेसिस के ऊपर अपने, फंडिंग का मेन पर्पस क्या होता है, 2 से 3 मेन पर्पस है। एक ये कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको आप अच्छे तरीके से डेवलप करें। सेकंड, मार्केटिंग के अंदर आप अच्छी स्केलेबिलिटी की तरफ अगर आपने जाना है तो रैपिड आपने मार्केटिंग जो है ना स्केल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए लेकिन जो दो, ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर, और थर्ड होता है कि टीम बिल्ड करनी है, अच्छी रिसोर्सेज आपने हायर करनी है। ये 3 चीजें होगी। फंडिंग की जहां तक बात आ रही है, लेकिन जो बंदा फंड कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट, ये ओवीसी हो, वो एंजल इन्वेस्टर हो, वो गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट का ये होता है कि वो फंड करके आप कह लें कि वो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है सच नहीं है, कोई रिफंड नहीं करना, बट वीसी विल डिमांड कि वो कहेगा इक्विटी मेरे पास हो। बट इक्विटी किस में हो? इक्विटी उसमें हो जो ऐसी एंटिटी जो आगे जाकर उसमें कोई प्रॉफिट मेकिंग को रेवेन्यूज हो। अगर ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी चीज जिसमें शायद रेवेन्यूज का चांस नजर नहीं आ रहा, पहली बात तो ये, तो उसमें कोई वीसी इंटरेस्ट नहीं लेगा, बहुत रेयर चांसेस होंगे कि कोई, क्योंकि दिस इज अ कमर्शियल एंटिटी, मतलब वीसीज जो है वो कि कमर्शियल पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हैं। और अगर स्टार्टअप में और वो जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे यूथ हैं, यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक अलग चीज है, ग्रेड्स के लिए काम कर रहे हैं, वो एक अलग है। लेकिन अगर आप उसको कमर्शियल एस्पेक्ट से देखेंगे, देखो उसमें फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसमें अगर वीसीज को एंगेज करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करना चाहते हैं, कंपनीज को एंगेज करना चाहते हैं, अभी आप देखें पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है वो तो मेनली ग्रुप्स रन करते हैं। अगर आप नाम देखें जितने भी प्राइवेट सेक्टर है तो ग्रुप्स हैं। तो वो उस इस एंटरप्रेन्योरियल डोमेन में बहुत कम है। जैसे रिजवान साहब ने भी कहा, जिन स्टार्टअप्स को फंडिंग हुई भी लास्ट ईयर $365 मिलियन की जो हमारे स्टार्टअप्स को फंडिंग हुई 82 डील्स में, तो वो फंडिंग किन लोगों ने की? 90%, 80 to 90% जो फंडिंग है वो लोग जो फॉरेन क्वालिफाइड है, और उनके जो प्रोजेक्ट्स और आइडिया, अच्छा जो फंडिंग जिन लोगों ने की है वो भी बाहर के वीसीज हैं। हमारे जो इंटरनल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी तरफ से रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं है समहाउ। तो ये बड़े जब तक मतलब जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्स इस तरह से नहीं आएगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करेगी, तो ये स्टार्टअप्स का जो, अगर हम कहें कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम करने के लिए बहुत मुश्किल होगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि सर्वाइव करना, सस्टेन करना वुड बी अ चैलेंज। तो ये काफी डिफिकल्ट चीज है, इसके आंसर्स अटेन करना। लोग हम काम कर ही रहे हैं सारे मिलके, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा काम करने की अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सही सही, नहीं बहुत जबरदस्त आपने पॉइंट रेज किया। और रीजन ये है कि वेंचर हमें, मैं समझता हूँ कि स्किल सेट के साथ साथ बिजनेस डेवलपमेंट स्किल के ऊपर भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है स्टूडेंट्स की। क्योंकि स्टूडेंट्स या स्टार्टअप हो गया पर्टिकुलरली, या कोई भी एक आइडिया हो गया, आइडिया इज अ थॉट प्रोसेस, और उसको इम्प्लीमेंटेशन लाने के लिए हमें आरओआई का जो, जैसे हमने पर्सपेक्टिव प्रीवियस अपने क्वेश्चन में बात की, तो उस वेंचर कैपिटलिस्ट का इंटरेस्ट ग्रैब करने के लिए हमें इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है कि हम किस तरह से इसको पिच कर सकते हैं। अच्छा, कंक्लूजन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो मैं आता हूँ, अभी हमारा जो टोटल कॉन्वर्सेशन का जो रहा अबाउट, हमने सक्सेस को भी डिस्कस किया और फेलियर को भी डिस्कस किया, बट हमारी जो एक कंपेटिटिव मार्केट है स्टूडेंट्स की भी, और बात कर लें या स्टार्टअप्स की या बिजनेसेस की बात कर लें, तो कोई भी बिजनेस ऑब्वियसली बात है कि जो ग्रोइंग स्टेज पे होता है या वो इंटरमीडिएट पोजीशन पे आता है या बिगनिंग स्टेज में, तो सबसे पहले तो एक फेलियर सिचुएशन का आता है। बट हमारी यहाँ टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें आप लोग, क्योंकि यू गाइस आर लिंक्ड विद मेनी स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप्स का जब नाम आता है तो ऑब्वियसली बात है वेंचर कैपिटलिस्ट भी और स्टार्टअप को खुद भी इस चीज की फिक्र करनी चाहिए कि व्हाट अबाउट द फेलियर। तो हम लोग फेलियर के लिए रेडी नहीं होते, और हमारी यहाँ मार्केट, बाहर मुल्कों में फेलियर का मतलब होता है रियल अटेम्प्ट इन अ वेरी नीट वर्ड्स, लेकिन हमारे यहाँ फेलियर का मतलब होता है जस्ट स्किप और लैप्ड ओवर और गो टू अनदर आइडिया, उस चीज को छोड़ दें वो नहीं होगी। तो इसके ऊपर आप लोगों का क्या इनपुट होगा कि हम फेलियर के ऊपर क्यों नहीं काम करते? रिजवान साहब, बिल्कुल आपने सही बताया कि मैं इसकी चीज़ पे एग्री करूंगा। इसलिए इसकी कुछ वजूहात है।
जिसकी वजह से हम इस पर थोड़ा काम नहीं कर पाते। देखिए सबसे पहले जो इसकी बुनियादी वजह है वो वजह ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी लैक ऑफ अनअवेयरनेस है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। थोड़ी आपकी और वॉइस जो है वो थोड़ी सी वॉइस आपकी जो है लो हो रही है, काइंडली मेक दैट। जी अस्सलाम वालेकुम, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा इसके अंदर बहुत सारी चीजें, जो बुनियादी वजह है सबसे पहले वो है लैक ऑफ अनअवेयरनेस। लोग अवेयर ही नहीं होते, सबसे पहली चीज, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा एक मसला है वो है हमारा बेसिकली एक सोशो इकोनॉमिक, यानी कि एक सोशली माशरती और इकोनॉमिक, यानी कि हमारे इस वक्त जो माशी हालात हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि लोग कहते हैं कि भाई घर में खाना चूल्हे का पता नहीं है, तुम बात कर रहे हो यार इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की, तुम बात कर रहे हो मजीद पैसे लगाने की। ओ भाई यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे आप कोई भी एक सरकारी यूनिवर्सिटी उठा के देख लें, क्या वो फ्री है? यस और नो? नहीं, वहां भी पैसे देने होते हैं, ठीक है कम देने होते हैं, लेकिन वो ऑल्सो जो मैंने आपको इस वक्त पूरी जर्मनी, आपका फिनलैंड, जितनी मैंने यूरोप की ये जो यूनिवर्सिटीज हैं एग्जाम्पल दी, दे ऑल आर फ्री, एजुकेशन फ्री है, ठीक है ना। तो बात सारी ये है कि हमारे यहाँ पे ये सारे जो मैंने कहा ना कि सोशो इकोनॉमिक, यानी कि माशरती और आपके जो ये वसाइल हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें हमारी दम तोड़ देती हैं, कोई इनिशिएट लेना नहीं चाहता। मैं दोनों की तरफ से बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ये कहती है हमें फंड्स की कमी है, हमें ये है। प्राइवेट सेक्टर्स वो कहते हैं यार हम क्यों दें, हमें तो इतना वैसे ही टैक्स देना पड़ता है, जैसे अगर हम टैक्स देते हैं, आप हमारा टैक्स एग्जाम कर दें, ये पैसा टैक्स की बजाय हम इन कामों पे लगा देंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उनके अंदर ये इश्यूज आते हैं। टेंडेंसी आ जाती है, बिल्कुल। इंडिविजुअल्स के ऊपर अगर हम चले जाएं तो यस, ऐसे कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, लेकिन उससे मुस्तफीद होने वाले लोग 4, 5, 6 होंगे जो इस पे काम कर रहे होंगे। फिर इसके बाद जो इसमें सबसे बड़ी जो तीसरी अहम बात वो है कि देखें व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, आर वी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लोकली, यस और नो। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि देखें, जो मैं ये बात कहता हूँ हर जगह पर, अभी रिसेंटली जो रिसर्च और शोकेस के एक अभी एक इवेंट हुआ, वहां पर भी हमने तमाम बीआईसी हेड्स के और एक हेड्स के बारे में बात की, तो वो एक्चुअली इंग्लिश कर रहे थे, डिस्टिंग्विश के स्टार्टअप अलग चीज होती है, फाइनल प्रोजेक्ट अगर वो अंडर ग्रेजुएट का है तो वो अलग होगा, मास्टर्स का है तो वो अलग होगा, पीएचडी है तो वो अलग होगा, इसको कैटेगराइज करते। मैंने कहा जी नहीं, बेसिकली रिसर्च क्या है? रिसर्च ये है कि किसी भी मसले का हल या किसी भी मसले को उजागर करना, या उस मसले का अगर हल ना निकले तो ये बताना कि भाई इन रस्तों से इस बात का हल नहीं निकलेगा। ये 3 तरह का आपके पास होता है, ठीक। अब चाहे ये अंडर ग्रेजुएट में हो, चाहे ये मास्टर्स में हो, चाहे ये पीएचडी में हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट के, चाहे एनआरपी हो, चाहे टीडीएफ हो, चाहे एएसएफ हो, और सो ऑन, जो इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं इंडस्ट्री के हवाले से करने के लिए, कुछ भी हो, XYZ कोई भी हो। तो इसके अंदर होता ये है कि भाई क्या आपने कोई मसले का हल किया? मिसाल के तौर पे मेरा जो वहां भी एक बात की और यहाँ भी ये करूंगा कि मैंने कहा भाई देखिए ये सब चीजें सेम है, लेकिन जो असल वजह है वो है आपकी सोसाइटी। भाई जहाँ मैं रहता हूँ, शहर कराची, शहर कायद, कि इसके अंदर क्या मसले हल हुए, ये जिसकी तरफ कहा जाता है अप्लाइड रिसर्च, कि भाई अपने घर से निकलने से ऑफिस के जाने तक मैं क्या देख रहा हूँ, व्हाट आई एम वाचिंग इट, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, एंड हाउ आई कैन करेक्ट इट एंड गिव बेटर सॉल्यूशंस। तो ये जो तीसरी चीज जो सबसे अहम है वो है कि अपने मसलों का हल निकालना, चाहे वो आप इनोवेशन से निकालें, चाहे वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से निकालें, या आप कोई भी दुनिया में चलती हुई चीज को रेप्लिकेट करके पाकिस्तान में निकाल दें। पानी का मसला है, ओके जी है, कोई इस पर प्रॉपर निजाम नहीं है हमारा, जितने कभी नाले एक जमाने में वो भी पाकिस्तान बनने से पहले खुदे गए थे, आज तक वही हमारे पास नाले सीवरेज के जो समंदर में जाते हैं। उसके अलावा हमने कभी कोई इस तरह का कोई डेवलप ही नहीं किया।
अगेन We have to waste management का concept develop नहीं किया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. We have ठीक है to ना, मैं ये focus बताना चाह रहा हूँ अपने लोकल मसले. बारिश 2 साल पहले इतनी हुई थी कि पूछिए मत, कि पूरा हमारा शहर खास करके डिफेंस क्लिफ्टन का एरिया पानी से भर गया था. वीडियोस मौजूद होंगी, खोल लें आप. 2020 की जो अगस्त की बारिशें थी, It's ठीक है honest ना, static. कोई मैकेनिज्म होता तो ये पानी सेव करते. फिर हम कहते हैं पानी नहीं है, डैम के लिए पैसे दो. ठीक है ना, अगर उस वक्त हम इसको प्रोसेस में डाल देते और कोई ना कोई चीज हम क्रिएट करते तो ये हमारे पास का एक सोल्यूशन होता. ठीक है. फिर इसके बाद जो नंबर 2 इसमें चीज है कि आपने अपने, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे आपका कोई फूड क्वालिटी हो. अब यहाँ पे देख लेना, एक बेकरी वाला कोई 5 दिन पुराना वाला बेच रहा होता है. ठीक है, पंजाब साइड पे जाए तो वहाँ डेट लगाने के कॉन्सेप्ट आ गए, और यहाँ सिर्फ जो इलीट जो बेकर हैं वो लगाते हैं. अदरवाइज एक आम दुकान पे चले जाए वो आपको 5 दिन का बासी केक दे देगा, माजरत के साथ, माजरत के साथ. तो इसकी कोई हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटीज तो है, अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पेक्टर्स भी हैं. इदारों आप ढूंढने जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कितने इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कितनी एनजीओ लगी हुई है इसके ऊपर, कितने कितने सेक्टर्स खोले हुए हैं इसके ऊपर. लेकिन बात ये है कि ये है हमारे मसले, कि क्या हमारे स्टार्टअप से ये मसले हल होंगे. बात सारी है लोकली तौर पे कि भाई किस तरह से अल्लाह ताला ने हमें गर्मी दी है. ये बहुत बड़ी नेमत. हम कहते हैं हाई गर्मी, लाइट नहीं है, ये हाई गर्मी, ये बहुत बड़ी नेमत है. ये नेमत इसलिए है कि आप देखें ना, जो अब एक नया रिवाज ट्रेंड आ गया कि आप 8-10 लाख रुपए का सोलर पैनल लगाएं, और ये केसी ने भी इसकी परमिशन दे दी है कि मीटर आप केसी में दरखास्त देंगे उल्टा चलने वाला, कि अगर आप सोलर एनर्जी से ज्यादा बिजली बना रहे हैं तो आपका एक तो बिल उससे कम मतलब कट होगा, और अगर वो ज्यादा पैसे बना दिए तो समझ ले आपकी तो बिजली फ्री, आप उल्टा केसी के ऊपर पैसे दे के बैठे हुए, क्योंकि ये मीटर लगना शहर कायद कराची में शुरू हो गए. ठीक, बिल्कुल नेट मीटरिंग पे मैं काम उस टैक्सेशन तरफ आ रहा हूँ कि हमारा एनर्जी का बहरान भी निकल जाएगा, जो हम इतना परेशान रहते हैं सोलर से. लेकिन वो और बात है कि सोलर पैनल की अब तक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं बनती, जो आती है बाहर से आती है. किस में आती है? डॉलर्स में आती है. डॉलर बढ़े जा रहा है तो उसकी कीमत भी बढ़े जा रही है, फिर उसकी वेयर एंड टियर, फिर उसके सर्किट्स. मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर ये लोकली चीज, मतलब मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से, अगर हम ये सोल्यूशन या लोकली बिल्ड इवन चिप फैब्रिकेशन दिखा दें, हो सकता है मैं गलत हूँ, अपनी एक लिमिटेड और महदूद नॉलेज की बिना पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान में चिप फैब्रिकेशन होती हुई देखी नहीं है. हो सकता है होती हो, लेकिन मुझे नहीं पता. इतना मुझे पता है कि यहाँ से चिप बनाने के लिए अगर हमारी यूनिवर्सिटी, जो एक यहाँ पे हमारे बड़े अच्छे फैकल्टी मेंबर है, ओनली वन फैब्रिकेशन लैब जो कि काम कर रही है, सिर्फ वो एक ही है शायद वो उसमें, और वो भी जो है वो अनडिटरमाइंड है. एनसीआरए है और एनसीआरए वाले हैं, जैसे कि फैब्रिकेटेड लैब्स हैं बस वही इसको फंड कर रहे हैं, उस पे भी शायद कोई इतना फाल प्रोसेस नहीं है उसका. मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से चिप फैब्रिकेशन डिजाइन होके चाइना जाती है, वहां से डिजाइन होके आती है. क्योंकि हमारे कुछ यहाँ प्रोजेक्ट ऐसे थे कि उनको डिजाइनिंग की जरूरत थी, तो इन्होंने सिर्फ प्रोग्राम करके उसका डिजाइन वहां भेजा, बन के वहां से आई. क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा फुल फ्लैश इदारा नहीं है जो आपकी 100% चिप जीरो से लेके फाइनल स्टेज तक डिजाइन करके दे दे. इसलिए मैंने कहा अपनी महदूद नॉलेज की बिना पे मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि 100% कोई चिप जहाँ बन रही हो तो मुझे दिखा दे. ठीक, और होगी तो हम उसको कहेंगे बहुत अच्छी बात है, वेल्डर ने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी नॉलेज में नहीं था. तो कहने का मकसद है कि ये है सारे एक्चुअली मसले जिसकी वजह से चीजें इस तरह से हैं. नहीं तो अल्लाह ताला ने हर मौसम दी है. आपको अंदाजा नहीं, जो लोग सर्दियों में रहते हैं वो गर्मी के लिए तड़पते हैं, गर्मी नहीं के लिए तो कहते हैं क्या दिन है आज, आला बेहतरीन है, मजा आ गया. ठीक है ना, हमारी हल्की सी बारिश और बादल है, क्या मौसम है, जबरदस्त किस्म का. तो कहने का मकसद ये कि सारे मौसम हमारे पास है, हर खत्ते के अंदर आप जाके देख लें ब्यूटी, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं. और इन इनोवेशंस के थ्रू मतलब हम पाकिस्तान का जो असल रेवेन्यू ठीक है अब आईटी की तरफ जा रहा है, वरना हम तो बेसिकली एग्रीकल्चर बेसिकली मुल्क है, हमारा तो काम ही एग्रीकल्चर के ऊपर है. और दुनिया में क्या क्या इस वक्त इनोवेशन हो चुकी हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और कितना काम हो रहा है. ठीक, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ इन्होंने रोबोट्स बनाए हैं कि जो बेसिकली एग्री बॉट के नाम से, और मुख्तलिफ 3-4 और हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं. लेकिन बात सारी यही है कि इस तरह की चीजों की मजीद जरूरत है, मजीद इन चीजों की जरूरत है कि जो लोकल एंड पे आए, आम लोगों के आम मसले हल करें.
थैंक यू। बिल्कुल, हमें अपनी रिसोर्स के होप पॉइंट आई ऑफ व्यू विल देखते जो है वो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू में काम करना चाहिए। आपका बहुत जबरदस्त पॉइंट आ गया है कि हमें आर&डी के ऊपर फोकस करना चाहिए एकेडमिक सेक्टर में भी और उसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट में टू क्रिएट अ ट्रू, यूनिक वेरी ट्रू, प्लेटफॉर्म। वेरी ट्रू। और R&D में बाखुदा एक बता दूं, मिलियंस ऑफ डॉलर उसका बजट होता है और वो बाज़ औक़ात पूरा ज़ाया भी हो जाता है, लेकिन वो ज़ाया नहीं होता। रिसर्च की ज़बान में ये पता चल जाता है अगर एक चीज़ के 100 तरीके हैं तो 99 तरीके इस्तेमाल नहीं करने। ये भी R&D का फैक्ट है। और ये मैं आपको इसमें एग्जांपल देके बात अपनी खत्म करूंगा कि जब स्टीव जॉब्स को दोबारा बुलाया गया, यानी कि जब ये शुरू में मैक थी, मैकिन्टॉश हुई, ठीक है ना, और फिर उसके बाद इसको वहीं से निकाल दिया गया कंपनी से कि भाई कल से मत आना, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। 10 साल में इसने फिर अपनी नेक्स्ट MIT के नाम से कंपनी बनाई और जो कि पहली कंपनी थी जो 3D ग्राफिक्स एनिमेटेड वीडियो कार्टून्स बनने का एक कॉन्सेप्ट 1997 में जो टॉय स्टोरी आई थी, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, पहली एनिमेटेड एक 3D मूवी थी कि जिसकी वजह से तहलका मचा दिया। खैर, वर्ल्ड डिज्नी ने अपना पिक्सार के नाम से जो है आपके सामने बड़ी कंपनी है वो इन्होंने चलाई, फिर इनको दी। और फिर उसके बाद 10-11 साल बाद जब मैकिन्टॉश यानी कि एप्पल मैक के सिस्टम्स नहीं चल रहे थे तो दोबारा बुलाया गया कि भाई खुदा के वास्ते वापस आ जाएं और आके हमारे दोबारा से चलाएं। ये बिल्कुल हिस्ट्री मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं स्टीव जॉब्स की कि अपनी कंपनी से उसको निकाला गया, 10 साल बाद हाथ जोड़ के दोबारा बुलाया गया कि यार आप आओ चलाओ, और उस वक्त उसने आके उनको प्लान दिया मैं इतने मिलियन ऑफ डॉलर्स की R&D दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपको देंगे, और उसके बाद आपका आईफोन, आपका आईपैड आया और वो जो ग्राफ यूं था वो यूं से यूं हो गया, मांगे उसने। तो कहने का मकसद ये जो R&D की मैंने एग्जाम्पल दी, ये आपको स्टीव जॉब्स की साम एग्जाम्पल वो यूं थे, यूं चले गए। उसने कहा भाई R&D चाहिए और इतने बिलियन ऑफ डॉलर्स मुझे दें, उसमें से एक प्रोडक्ट भी चल गई तो आपको बिलियन ही ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स ला के दूंगा, जो कि उसने ला दिए। ठीक है जी 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 जी, ठीक है रिजवान सर जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं चला अब आपकी तरफ आना चाहूंगा, आप इसमें इनपुट करेंगे। अच्छा, मेरा इसमें जो पर्सपेक्टिव हमारा ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को देखें और रियलिस्टिक रहें। अच्छा, एक ये भी है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी चीज़ है और इसके अंदर, लेकिन इसका स्कोप हमने पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से भी देखना है। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जिनके प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में, जिनकी सर्विसेज या इनेबलर या इनेबलिंग एज एन इनेबलर वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और वो बाहर की इकोनॉमी को सूट करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बना देते हैं, ऐसी सर्विसेज जो बड़ी कंपनीज हैं, जो एजेंसीज हैं बाहर, उनके लिए करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वो उनको फॉरेन मतलब वो डॉलर्स के अंदर उनकी अर्निंग होगी, वेरी गुड। लेकिन मेजॉरिटी जो है हमारी पॉपुलेशन का वो चंक है जो लोकल देसी पाकिस्तानी है। अच्छा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपने अपने शहरों में, अपने टाउन्स में उनको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं। अब ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यहाँ बात करें, मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड लाइक 25% डायरेक्टली टू द GDP ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब और इसमें पाकिस्तान की तकरीबन 60%, 60 to 65% जो वर्क फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है इस चीज के ऊपर, जो हमारे उसमें रूरल एरियाज में लोग रहते हैं। अब उन लोगों का जो माइंडसेट है, अगर सिर्फ तमाम लोग ये कराची, लाहौर और बड़े जो हमारे शहर है पेशावर, इस्लामाबाद आ जाएंगे तो ये हल नहीं है, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। तो ये जो टेक्नोलॉजीज जैसे आपने बात की, मैं इसकी एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जैसे ड्रिपिंग टेक्नोलॉजी है। ड्रिप टेक्नोलॉजी वाटर का अच्छा इस्तेमाल करके कम वाटर, क्योंकि पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ वाटर स्केर्स कंट्री बनता जा रहा है। अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई है कि पाकिस्तान उन 5 कंट्रीज में शामिल है जो अगले 10 से 15 साल के अंदर दुनिया में वाटर स्केर्स कंट्रीज होंगे। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत तेजी से उससे मूव कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी है, डिफॉरेस्टेशन है, और कोई कार्बन इमिशन के ऊपर चेक्स ना होना है, और हमारे अनफॉर्चुनेटली आप तो सिचुएशन इज नॉट गुड। लेकिन जो लोग हमारे वहां पर रह रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक वेज हैं तो उसको अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। और कोल्ड स्टोरेज का एक फिनोमिनन है। अब आप देखें, कोल्ड स्टोरेज के थ्रू ये है कि हमारा तुर्बत में जाना हुआ, IBA की तरफ से हमने एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स वहां पर करवाया, तो तुर्बत में वो रमजान के लिए वहां पर 4 से 5 बड़े कोल्ड स्टोरेज उन्होंने वेयर हाउसेज बनाए हुए। तो वो रमजान क्योंकि साल में 1 मंथ ही होता है, तो वो और उसका जो सीजन है वो, तो उसको वो स्टोर कर लेते हैं।
यानी जो खजूर हैं डेट्स हैं इसको स्टोर करते हैं वो सिर्फ, और वो स्टोर करने के बाद अच्छे दामों अच्छे रेट्स के ऊपर वो जो लोकल वहाँ के जो मैन्युफैक्चर आप कह लें कि ग्रोवर्स हैं और फार्मर्स हैं उनको अच्छे रेट्स मिल जाते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज की वजह से भी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, क्योंकि एक सर्कल होता है, क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी इसी तरह से काम करती है। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है जो लोग उस इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, ट्रैक्टर्स हैं, उसके साथ मैन्योर खाद है, उसके साथ लोकल जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। इसी तरह से हार्वेस्टिंग सीजन आता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इसके बाद जो सोइंग सीजन है उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इसको हम यूज कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम साथ साथ रियलिस्टिक भी रहें और हम अमेरिका से और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनसे हम अपनी इकोनॉमी और हमारे जो यूथ हैं, अच्छी बात है अगर किसी में इतना पोटेंशियल है, लेकिन सबको उनके साथ कंपेयर करना भी अनजस्ट होगा। और उस तरह की एक्सपेक्टेशन आई एम नॉट मतलब ये पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट नहीं दे रहा हूं मैं, बट आई थिंक ये रियलिस्टिक है। और इससे बेहतर ये होगा कि हम अपनी इकोनॉमी को, अपने यूथ को, क्योंकि अगर हम स्टीव जॉब्स के साथ और हम बिल गेट्स के साथ हमारी एग्जांपल्स यही होती हैं। रिजवान साहब ने किसी और पर्सपेक्टिव में बात की है, लेकिन नॉर्मली हम ये बताते हैं अपने यूथ को कि भाई आप जो है ये काम करेंगे और आप फंडिंग आपको मिलेगी और आप इस तरह से जो है एयरबीएनबी बन जाएंगे, आपको फंडिंग मिलेगी और आप जो है 10 सेंट बन जाएंगे, जो दुनिया के ग्लोबली जो है बड़े जो स्टार्टअप्स है फिनटेक में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जो काम कर रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तान के सिनेरियो में जो हमारी इकोनॉमी है हमारे, तो ये कहने का मकसद मेरे इस बात का ये है कि हम रियलिस्टिक भी रहें, नौजवानों से अच्छी उम्मीद भी रखें, उनको अच्छी होप्स भी दिलाएं, लेकिन एक इस तरह का बबल ना बनाएं। आपको याद होगा 1999 में रिजवान साहब ये आईटी सेक्टर से ही हैं, .com बबल आया था। उसमें ये हुआ था कि वो आईटी सेक्टर के अंदर फर्म्स को इन्वेस्टमेंट भी मिलती गई और इतना ज्यादा वो इन्फ्लेट कर दिया गया और वो मतलब उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी ज्यादा कर दी गई, रेवेन्यूज आए नहीं, तो वो उसके बाद जो इन्वेस्टर्स थे उनको रिटर्न मिले नहीं। वो आईटी कंपनीज ने कहा कि भाई हम आपको रिटर्न नहीं दे सकते, जो जिनका डेट उन्होंने देना था, लोन देने थे, उनको कहा हम आपको लोन नहीं दे सकते, रिटर्न नहीं दे सकते। उसके बाद वो सारे का सारा जो एक .com बबल की सूरत में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। स्टार्टअप डोमेन में भी जो स्टार्टअप रियली अगर वो उनको नीड है और वो फिर उनको फंडिंग दी जाए, लेकिन पाकिस्तान के केस में तो फंडिंग के जो चांसेस बहुत कम है, जैसे रिजवान साहब ने भी कहा। लेकिन ऐसे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलनी भी चाहिए, लेकिन हमें रियलिस्टिक रहना चाहिए। बिल्कुल मैं ऐसे करूंगा। और इसमें केरन की एग्जांपल मुझे याद आ गई। देखिए ना, केरन पाकिस्तान की मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि फ्रोजन फूड्स पूरी दुनिया में सप्लाई करती है, और ये पाकिस्तान से स्टार्ट हुई थी, जो कि बेसिकली जो एक वाइफ एंड हस्बैंड थे, यानी कि खलील साहब थे, उनकी बेगम थी नौशाबा, और बेसिकली और केएनएन के नाम से उन्होंने प्रोडक्ट निकाल दी और आज पूरी दुनिया में चल रही है। तो बस एनीवे इसको कह के जो है मैं खास से हम एंड करते हैं। तो एंड करते हैं। बहुत जबरदस्त पॉइंट रेज किया तला साहब ने कि जो है हम लोगों को जो हमारी ग्रास रूट रियलिटीज है उसको हमें जो है एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके साथ मिलते हुए हमें आर&डी के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि हम अपनी एग्जांपल्स खुद सेट कर सकें rather to compare with any invariant variants। अच्छा, तो अब बस कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोगों के एंडिंग रिमार्क्स को लेना चाहूंगा आज की इस डिबेट पे और हमारे पाकिस्तान इनोवेशन एक्सपो के प्लेटफॉर्म की जानिब से। तला साहब काइंडली इनपुट दें उसका अपना कंक्लूजन। अशोक साहब, कंक्लूजन में थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट ऑफ लक जो आप काम कर रहे हैं। रिजवान साहब ने मुझे बताया था, इंशाल्लाह डिटेल में आपसे बात भी करेंगे, एंड आप और आपकी टीम को हम इनवाइट भी invite you to the sessions of Pakistan Innovation Expo 10, 11, 12 जून कि आप उसको आएं और हमारे पेजेस से और सोशल मीडिया से कनेक्ट भी रहें। और आई अर्ज कि आपका डिपार्टमेंट और आपका जो इदारा है वो हमारे साथ भी ऑन बोर्ड हो इंशाल्लाह। And the same, likewise, I will also invite you to visit IBA-CD. Our center is located at IBA City campus. We will show you our incubation center as well. कुछ incubatees के साथ भी आपकी मुलाकात कराएंगे and we'll give you the overview of our center as well. Best wishes for your efforts. God bless you. I definitely visit with my team. Thank you. Rizwan sir, please carry on please। नहीं, हम कहना था जो लोग यहाँ पर हमें सुन रहे हैं, सॉरी आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। मैं कह रहा हूँ कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कहेंगे बस अपने एंडिंग रिमार्क्स दें एंड वी आर जस्ट अबाउट। सॉरी, वो एक्चुअली मेरी कॉल आ गई थी तो क्योंकि जी, तो इसमें बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स देखिए 3 मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। नंबर 1 के पहली चीज, नेवर अफ्रेड ऑफ फेलियर। ये डर है जो आपको आपकी सक्सेस पे रोकता है, ठीक है। डरना नहीं है, जो है वो आप करें, हो गया सक्सेसफुल, फेयर एनफ नहीं हुए, ये आपकी लर्निंग होगी, ठीक है। नेवर अफ्रेड ऑफ फेलियर, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट।
पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वट एवर यू आर डूइंग इट हैज टू बी योर प्योर इंटेंशन, यानी खालिस नियत से करें कि आप लोगों की भलाई के लिए काम करें। ये जितनी भी इमरजेंट टेक्नोलॉजीज हैं पैसा कमाने के लिए नहीं है, ठीक है पैसा एज अ पार्ट, लेकिन जो मेन मकसद है वो खिदमत है, ठीक है ना। तो अपनी इस खिदमत से करें कि आपने लोगों की खिदमत करनी, लोगों के मसले हल करने, ठीक है मसले हल होंगे तो अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी, जब बरकत आएगी तो उसके साथ आपके पास पैसे भी लाएगी, ठीक है। तीसरी और आखिरी चीज मुझे ये करनी है कि जितनी इस वक्त टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ठीक है ये सारी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वाई वी आर इम्पोर्टिंग रादर देन वी आर क्रिएटिंग। नई ये सजेशन है कि प्लीज खुद से क्रिएट करना शुरू करें अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी चीजें, जितनी भी चीजें ये जूम से लेके जो हम इस वक्त यूज कर रहे हैं ये सारी हमारे पास एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या है, हमने आज तक खुद क्या इनोवेशन करी, क्या हम ऐसी चीज लेके आए कि दुनिया उसको यूज करने पे आमादा हो जाए। तो ये तीन चीजें इस पे काम करें, हिम्मत करें, सब्र और यकीन बहुत बड़ी ताकत है, हर काम करवा देती है, तो सब्र करें और यकीन रखें कि ये होगा और वो होगा। थैंक यू। बहुत जबरदस्त पॉइंट रहा। आज के इस पूरे सेशन को अगर समाप्त करें तो क्रिएट, डेवलप एंड इन्वेस्ट इन आवर ओन, ये आज का हमने एक ऑल टुगेदर हमारा कंक्लूसिव रिमार्क है जो आप लोगों की तरफ से है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, रिजवान साहब, तला साहब, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से पाकिस्तान इनोवेशन एक्सपो में हम लोग आप लोगों से मिलेंगे बिल्कुल। और एग्जीबिशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स भी हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। तो उसमें जैसे कि रिस्पॉन्स साहब ने चिप के ऊपर बात की थी, तो उस तरह के भी प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे चिप और उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और कॉन्फ्रेंस हमारी बहुत सब्जेक्टिव है, जिस तरह से हम लोगों ने इस वेबिनार को रखा है, तो इट मींस कि वी आर प्रोवाइडिंग स्टेप अहेड कि हम उसमें थिंक टैंक प्रोसेस को डेवलप कर सके किसी तरह से, और उसका कोई कंक्लूसिव हमारा एक रोल प्ले कर सके पाकिस्तान इनोवेशन एक्सपो इस पूरे प्लेटफॉर्म में। तो बहुत शुक्रिया तला साहब आपको वक्त देने का। रिजवान साहब वंस अगेन थैंक यू। तो ये वाला सेशन हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक पर प्रीमियर होगा ऑन सैटरडे। So hopefully मैं आपसे शेयर कर दूंगा इसकी डिटेल्स। एंड थैंक यू वंस अगेन आवर ऑडियंस जिन्होंने हमें सुना।